हेलो एवरीवन। हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट की थी भाई बहुउद्देशीय योजना। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के पठार। भारत के पठार क्या करेंगे हम आज? भारत के पठार कैसे कैसे पठार है भाई। पहले तो ये बताओ पठार होता क्या है। देखो कई लोग पता है क्या सोचते हैं कि जैसे है ना ये पर्वत हो गया ना तो यही पठार है। नहीं भाई, पर्वत और पठार में डिफरेंस होता है। पर्वत कैसा होता है भाई? पर्वत का एक शिखर भी होता है। ये ऐसे होता है ना, पर्वत तो ऐसे होते हैं जिनका एक शिखर हो, यानी कि जिनकी एक चोटी हो। लेकिन पठार क्या होता है? पठार ना पर्वतों की तरह ऊंचे तो होते हैं, लेकिन ऊपर से कैसे होते हैं भाई? वो फ्लैट होते हैं। मतलब ये ऊंचे तो होते हैं लेकिन ये ऊपर से ऐसे फ्लैट होते हैं, ऐसे फ्लैट टाइप चलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं भाई पठार। ठीक है, जो पर्वतों की तरह ऊंचे तो होते हैं पर वो ऊपर से कैसे होते हैं भाई? समतल होते हैं। कोई भी उसमें ऊंचा शिखर नहीं होता। ठीक है, भूमि पर मिलने वाली दूसरी श्रेणी के स्थल रूपों में पठार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का 33% पठार है। कितने परसेंट पठार है भाई पृथ्वी पर? 33% भाग पर पठार पाया जाता है। और धरातल का विशेषण रूप से जो आसपास की जमीन प्राप्त होती है, कहीं पे भी हमें ऐसे प्राप्त हो जाए ना थोड़ी ऊंचाई वाली, वो क्या होते हैं भाई? पठार होते हैं। और इनकी जैसे मान लो सागर तल है, यहाँ से लेके इनकी ऊंचाई कितनी होती है भाई? 600 से 900 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। कितने होते हैं भाई? 600 से 900 मीटर तक ऊंचे। क्या होते हैं भाई आपके पठार? कितने ऊंचे होते हैं? 600 से 900 मीटर तक ऊंचे। क्या होते हैं भाई पठारों की ऊंचाई? क्या क्या होते हैं भाई पठार? पठार पर्वत की तरह ऊंचे होते हैं पर उनकी तरह उनमें शिखर नहीं होती, वो एक समतल होते हैं। और पृथ्वी के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। और सागर तल से इनकी ऊंचाई कितनी होती है भाई? 600 से 900 मीटर ऊंची। जैसे आपके भारत में कौन कौन से पठार देखने को मिल जाते हैं भाई? हजारीबाग का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, मेघालय शिलोंग का पठार हो गया, कोडरमा का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और झुनिया का पठार। और भी है जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया। पठारों के जो वर्गीकरण है वो कैसे कैसे होते हैं? कुछ तो होते हैं भाई अंतर पर्वतीय पठार, कुछ होते हैं पर्वत द्वीपीय पठार, तटीय पठार, गुंबदकारीय पठार और महाद्वीपीय पठार। कौन कौन से होते हैं भाई? अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत द्वीपीय पठार, तटीय पठार, गुंबदकार पठार, महाद्वीपीय पठार। पठारों के बहुत प्रकार है। जैसे ना वही जात बलों से उत्पन्न पठार के कौन कौन से हो गए भाई? जो आपका जलीय पठार हो गया, वायव्य पठार हो गया, हिमानी पठार हो गया। जलवायु पे कौन कौन सा, जलवायु के आधार पे कौन कौन से पठार हो गए भाई? जैसे शुष्क हो गया, आर्द्र हो गया, हिम पठार हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के पठार कौन कौन से हैं भाई? जैसे मेवाड़ का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया। ये सारे क्या हो गए भाई आपके? जैसे दंडकारक का पठार हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, छोटा नागपुर के पठार कौन से हो गए? मेघालय का पठार, काम्बी आंगलोंग का पठार और दक्कन का पठार। तो चलो अब हम पठारों को स्टार्ट करते हैं। पठारों में आपको समझ तो आ गया भाई पठार क्या चीज होती है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद पठार। कभी कभी विभिन्न बाहरी कारकों के कारण प्रायद्वीपीय पठार छोटे होते चले जाते हैं, तो कोई छोटे वर्गों में बढ़ जाते हैं जिन्हें बाहरी पठार कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है भाई? बाहरी पठार, जो बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये छोटे पठार बहुत पुराने घने चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, इन पठारों पे क्या पाया जाता है भाई? सबसे ज्यादा लौह अयस्क और कोयला। कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठारों पर। प्रायद्वीपीय पठारों के कितने प्रकार होते हैं भाई? दो प्रकार होते हैं। एक तो विच्छेदित पठार होता है। विच्छेदित पठार क्या होता है भाई? पृथ्वी की पपड़ी से ऊपर की ओर गति से जो पठार बनते हैं, जैसे आपके निर्मल पहाड़ी टाइप पठार नहीं बनते ऐसे। एक होते हैं आपके ज्वालामुखी से, जहाँ पे भी ज्वालामुखी फट जाए उससे पठार बनता है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर की ओर गति से विच्छेदित पठार बनते हैं। ऊपर की ओर गति किससे होती है भाई? टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने के कारण होते हैं। विच्छेदित पठार स्थित कौन कौन से हैं भाई? कोलोराडो पठार, या कोलोराडो भी बोलते हैं ना जिसको, एक उदाहरण है जो शुष्क घास के मैदान, जंगली पहाड़ों और जंगलों की विशेषता पे। कौन सा पठार है भाई वो? विच्छेदित पठार का एग्जाम्पल क्या लिया है? कोलोराडो पठार। और फिर ज्वालामुखी पठार कैसा होता है भाई? सॉरी भाई, नाम से ही पता चल रहा है भाई ज्वालामुखी प्लेटू।
यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोटों से बना होगा। समय के साथ इन विस्फोटों में लाहा प्रवाह बनता रहता है और क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे लावा की जमती रहती है, जिससे क्या बनते हैं भाई, ज्वालामुखी पठार के निर्माण होते हैं। मान लो कि ना ये यहाँ ज्वालामुखी फट गया ऐसे, तो यहाँ से फट गया, यहाँ से जो भी लावा निकलेगा वो ऐसे ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से ना कंटिन्यू निकलता ही रहेगा, निकलता रहेगा, तो ये आसपास क्या बन जाएगा भाई, ऐसे पठार बनता जाएगा ना, ऐसे एरिया बनता जाएगा ऊपर। तो ये क्या होता है आपका ज्वालामुखी पठार। जैसे न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप ज्वालामुखी पठार है, ठीक है। जैसे वेमरिनो का पठार है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, वेमेन रिनो। न्यूजीलैंड में जो ज्वालामुखी पठार है उसका नाम क्या है भाई, वेमरिनो। 3 सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे माउंट टोंगरियो, माउंट नोग्रुआ और माउंट रुआपेहू। ये क्या है भाई, ज्वालामुखी है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा होता है भाई, त्रिभुजाकार। कैसा होता है भाई, त्रिभुजाकार। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार कौन कौन से भाई, मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और आपका दंडकारक का पठार। ठीक है। पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होती है भाई, 600 से 900 मीटर, और पृथ्वी का ये 33% एरिया कवर करता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई, क्या क्या चीज आती है आपकी, जैसे अरावली पर्वत हो गया आपका, मालवा का पठार हो गया, विंध्य पर्वत हो गया, सतपुड़ा पहाड़ी होगी, छोटा नागपुर का पठार हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पूर्वी घाट पर्वत हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियां आ गई, दक्कन का पठार हो गया भाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां होगी और आपकी करडामम की पहाड़ियां होगी। देखो जैसे भाई कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा हम कर ले, इंडिया के मैप से ही करते हैं। चलो इंडिया का मैप वैसे मेरे पास है तो नहीं, हाथ से ही बनाने की ट्राई करते हैं। भाई जैसा बड़े समझ जाना बस कि हाँ भाई ये इंडिया है। भाई समझ जाओ कि ये इंडिया है। तो देखो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है भाई, आपका बुंदेलखंड का पठार है। ये कौन सा है, बुंदेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड के बिल्कुल यहाँ लगता है, ये कौन सा एरिया आ जाएगा भाई, मालवा का पठार। ये कौन सा आ गया भाई, बहुत गंदा बना है भाई, दोबारा ही बनाऊंगी मैं, इतने गंदे पे नहीं करवा सकती। छोटा सा बना लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है हमें बड़ा ही मैप बनाना। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है भाई, बुंदेलखंड का पठार, बी से लिख रही हूं मैं। ये कौन सा है भाई, आपके मालवा का पठार हो गया। ये बघेलखंड का पठार, इसके बिल्कुल यहाँ लगते ही कौन सा है भाई, बघेल। ये बघेलखंड का पठार हो गया। इस बघेलखंड के पठार के लगते ही आपका क्या आ गया भाई, ये छोटा नागपुर का पठार आ गया। ये कौन सा पठार आ गया, छोटा नागपुर का पठार। फिर आपके शिलोंग का पठार का है, जो आपका ये ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के बिल्कुल जैसे यहां से लेके आओ, ये आपका बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश के जो ये लगता है एरिया है ना, यहाँ पे क्या है भाई, आपका शिलोंग का पठार हो गया। यहाँ शिलोंग का पठार हो गया। फिर आपका दक्कन का पठार दक्षिण में हो गया। यहाँ क्या होगा भाई, आपका दक्कन का पठार हो गया। दक्कन के पठार के लगते ही आपका क्या आ गया, तेलंगाना का पठार आ गया। यहाँ क्या आ गया भाई, आपका तेलंगाना का पठार आ गया। दक्कन के पठार और तेलंगाना पठार के लगते ही आपका क्या है भाई, कर्नाटक का पठार। कौन सा है भाई, कर्नाटक का पठार। और ददक सन्या पठार कहाँ पर है भाई, ये यहाँ पे है। यहाँ पे ये कौन सा है भाई, इसको यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है भाई, ये ददकसन्या का पठार। ठीक है। यानी कि जिसको दंडकारण्य का पठार भी बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का, इसको छत्तीसगढ़ में किसका पठार भी बोल देते हैं भाई, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बस्तर का पठार भी बोल देते हैं।
ठीक है, इसे ही हम काला हांडी का पठार बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? काला हांडी का पठार। जो आपका तेलंगाना का पठार है ये आंध्र प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में समाया हुआ है। जो शिलोंग का पठार है ये कहाँ पर है भाई? मेघालय में है। कहाँ पर है भाई? मेघालय में है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है? जो आपका ये एमपी का ग्वालियर का एरिया है ना, यहाँ पे है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड राज्य में। और दामोदर नदी इस पठार की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में हो गया। आ गया भाई समझ में? और आपका मालवा का पठार कहाँ का फैला हुआ? भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। मालवा का पठार कहाँ का पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। मैप समझ में आ गया होगा भाई? जैसा है समझ जाओ बस, पर अच्छा बना। समझ आना चाहिए भाई। मेन चीज़ तो आपको क्या होती है कि भाई क्या है वो समझ आ जाए बस, कि कहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। ठीक है, शिलोंग के पठार को ही क्या बोल देते हैं? मेघालय का पठार, क्योंकि शिलोंग क्या है भाई? मेघालय में ही है ना। शिलोंग पठार क्या है? एक स्वतंत्र पठार न होकर एक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। स्वतंत्र पठार नहीं है। किसका हिस्सा है ये भाई? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। यद्यपि शिलोंग पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप है, किंतु वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। किस पहाड़ी का विस्तार है भाई? ये राजमहल पहाड़ी का। ये ना कैसे बनती है भाई? जब नदियां पहाड़ी क्षेत्र को कटकर मैदानी क्षेत्रों में अवसाद को पाट देती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप। ये जलोढ़ निक्षेप के कारण बनती है। शिलोंग पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है भाई? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल है। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। शिलोंग पठार के अंतर्गत जो आपकी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है ना, ये तो कहाँ है भाई? मेघालय राज्य में स्थित है। और जो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां हैं ये कहाँ आती है भाई? शिलोंग पर्वत के शिलोंग पठार के अंतर्गत आती है, जो कहाँ पर है भाई? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नोकरेक गारो पहाड़ी। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नोकरेक गारो पहाड़ी। कौन सी है? नोकरेक गारो पहाड़ी। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? नोकरेक गारो पहाड़ी। ये क्या था भाई? आपका मेघालय पठार था, जिसको हम शिलोंग पठार भी कहते हैं। फिर आपका दूसरा कौन सा पठार स्टार्ट हो गया भाई? महानदी बेसिन। देखो महानदी बेसिन, महानदी कहाँ पर है भाई? आपके ओडिशा और ये जो इस साइड छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, ये कौन सा है भाई? आपका महानदी है। जो महानदी बेसिन है भाई ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार भी इसी को बोलते हैं ना। बस्तर का पठार भी इसको बोल देते हैं हम। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। कौन सी? महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को क्या बोला जाता है भाई? धान का कटोरा। फिर आपका कौन सा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट? दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है ना, ये भाई दक्कन के पठार की जो स्थिति है, एक तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पता है ना दक्कन का पठार का है? मान लो ये आपका साउथ का एरिया है तो ये दक्कन का पठार है। एक तो यहाँ पे पूर्व पश्चिमी घाट हो गया, फिर पूर्वी घाट हो गया, और साथ में यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये इनके मध्य में स्थित है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। किससे बना है भाई? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। दक्कन पठार के अंतर्गत कौन कौन सी जगह शामिल होती है भाई? एक तो आपकी जैसे हरिश्चंद्र पहाड़ी आ गई, बालाघाट पहाड़ी आ गई, अजंता पहाड़ी आ गई और गविलगढ़ पहाड़ी आ गई। ये पहाड़ियाँ कहाँ आती हैं भाई? आपके दक्कन पठार के अंतर्गत। कौन कौन सी पहाड़ी भाई? हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी होगी, बालघाट हो गया आपका, अजंता पहाड़ी होगी जो महाराष्ट्र में है ना ये सारी, और गविलगढ़ होगी। ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। और ये क्या है भाई? दक्कन पठार का। ओ शिट यार, कहाँ गया भाई? लिख लो। ये तो मैंने उड़ा दिया भाई गलती से। एक सेकेंड, आ गया। चलो भाई करते हैं हम लोग।
दक्कन का पठार, ठीक है, क्या 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 था अभी भाई। दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और गवीलगढ़ पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। और दक्कन का पठार मुख्य रूप से किसका बनता है भाई? दक्कन ट्रैप का। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य पठार आता है। दंडकारण्य पठार आपका महानदी पर भी बनता है, ठीक है। जो दंडकारण्य पठार का विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। पता है ना आपको, इस चीज का भी करवा के आई हूँ, जिसको हम बस्तर का पठार भी बोलते हैं। भारत में जो दक्कन प्लेटू है, इस पे कौन सा भंडार पाया जाता है भाई? टीन का भंडार। किस चीज का भंडार पाया जाता है भाई? टीन का भंडार पाया जाता है। जैसे वहां पे अभी हम शिलोंग में क्या पाया जाता है? शिलोंग के पठार में हम करके आए थे ना, यहाँ पे हमें लोहा पाया जाता है और टीन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है हमें यहाँ पे? लोहा और टीन। और यहाँ पे हमें दक्कन के पठार में क्या पाया जाता है भाई? टीन, ठीक है। चलो अब हम करते हैं दक्कन का पठार। यह प्लेटू नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उल्टे त्रिकोण के आकार में। उल्टे त्रिकोण के आकार में मतलब इस टाइप का है। यह पश्चिम और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका उद्गम ज्वालामुखियों से हुआ है। कैसे हुआ है भाई? दक्कन के पठार का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी है, प्लेटू है, इसलिए ये मूल रूप से ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। वे ठोस लावा की क्षैतिज परतों से ये बने होते हैं, जो चरण जैसी उपस्थिति के साथ एक जाल की संरचना बनाते हैं। जो दक्कन का पठार है वहाँ पे सबसे उपयुक्त क्या होता है भाई? कपास की खेती, क्योंकि वे खनिज संसाधनों में समृद्ध है और जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का एक स्रोत है। यह पठार आगे कितने भागों में विभाजित होता है? दो में। किसमें? महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार भी आपको मैं करवाऊंगी, नीचे किया हुआ है। जो दक्कन का पठार है ये भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, और पूरे दक्षिण भारत इसमें शामिल हो जाता है। क्षेत्र में 4 और 3 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है भाई? आपको बता दी थी, सतपुड़ा। कौन कौन सी थी भाई? एक तो सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और आपका जो पूर्वी पश्चिमी घाट थे, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर आपका क्या आ गया भाई? मेवाड़ का पठार। कौन सा आ गया? मेवाड़ पठार। यह पठार देखो, मेवाड़ से ही समझ में आ रहा है कि भाई राजस्थान से रिलेटेड है। यह पठार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसे मारवाड़ का पठार भी बोलते हैं। मारवाड़ी कहाँ पे होते हैं भाई? राजस्थान में ही ना। यह मारवाड़ के मैदानों के विपरीत दिशा में स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मारवाड़ का पठार किस पर्वत का हिस्सा है? अरावली पर्वत का। इसकी संरचना पूर्व की ओर झुकी हुई है तथा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है ये भाई? 250 से 500 मीटर। यह पहाड़ लुढ़कते मैदान जैसा दिखता है, कि जैसे मैदान लुढ़क रहा है वैसे, क्योंकि बनास नदी, उसकी सहायक नदियां जैसे खारी और बैराज नदियां जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है ना, कौन कौन सी? खारी और बैराज नदियां, वहां पे ये बनता है। और चंबल नदी की ओर बहता है। चंबल नदी बनास नदी से उत्तर पश्चिम दिशा में है। इन नदियों के बहने से जो कटाव होता है तो ऐसे लगता है जैसे कि वो लुढ़कते मैदानों जैसा दिखता है। यह पठार शैल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से बना हुआ है और इतिहास के विंध्य युग से संबंधित है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई इंपॉर्टेंट? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आ गया भाई? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार भाई देखो, चलो हम करते हैं अब। जैसे छोटा नागपुर पठार कहाँ कहाँ है भाई? आपके झारखंड और पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार 2 नदियों से निकलता है। कौन कौन सी से? एक तो दामोदर नदी और दूसरी स्वर्णरेखा नदी। जो दामोदर नदी पर छोटा पठार के बीचों बीच एक भ्रंश घाटी है, जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। भाई दामोदर नदी है ना, छोटा नागपुर पठार को 2 भाग में विभाजित कर देती है। कौन कौन से? एक तो हजारीबाग के पठार में, एक रांची के पठार में। जो दामोदर नदी के उत्तर में है ना, वो हजारीबाग का पठार है, और जो दामोदर नदी के दक्षिण में है वो किसका पठार है भाई? रांची का पठार है। जो रांची का पठार है वो भारत में कैसा है भाई? संप्राय मैदान का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है भाई? संप्राय मैदान का उदाहरण है। कौन सा? रांची का पठार। तो चलो अब हम छोटा नागपुर का पठार कर दें, करें भाई। जैसे भाई जो आपके भारत की 3 यहाँ पे ना, छोटा नागपुर पठार में 3 भ्रंश घाटियां, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती, एक दामोदर।
जो स्वर्ण रेखा तट पर है ना, ये झारखंड राज्य के रांची में स्थित है। स्वर्ण रेखा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो छोटा नागपुर का पठार है ना, यहाँ पे कौन कौन सा खनिज मिलता है भाई? लोहा, कोयला, यूरेनियम। कौन कौन सा खनिज मिलता है भाई? लोहा, कोयला और यूरेनियम। भारत में जो यूरेनियम है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कहाँ से प्राप्त होता है भाई? जादूगोड़ा जगह से। कहाँ से प्राप्त होता है? जादूगोड़ा से। और जो खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है छोटा नागपुर पठार, उसको हम क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? जो खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है। ठीक है, करें अब आगे। जैसे छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां मिलती है भाई? राजमहल की पहाड़ियां मिलती हैं। छोटा नागपुर पठार भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस पठार का अधिकांश भाग झारखंड और उत्तरी वेस्ट बंगाल यानी कि जो पुरुलिया एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहां स्थित है। यह पठार समुद्र तल से 700 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है भाई? 700 मीटर ऊंचा है। इसमें विभिन्न प्रकार की गोंडवाना चट्टानें यानी कि गोंडवाना टाइम की। इस पठार में सोन नदी उत्तर पूर्व में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। और ये नदियां भाई मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी के मध्य क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, जहां गोंडवाना कोयला क्षेत्र अपना विस्तार करता है। यह कोयला क्षेत्र भारत में कोयले का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। छोटा जो नागपुर पठार है, इसके उत्तर पूर्वी किनारे पर कौन सी पहाड़ियां बनी हुई है भाई? राजमहल पहाड़ियां, जो किससे बनती हैं? बेसाल्ट चट्टानों से, यानी कि बेसाल्टिक लावा उनमें शामिल है, जो लावा प्रवाह से पाया जाता है। फिर आपके कौन से आगे भाई? बुंदेलखंड के पठार। इस पठार में पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में विंध्य पर्वत श्रृंखला है तथा उत्तर दिशा में यमुना नदी बहती है। इसके पश्चिम में कौन सा पठार है भाई? मध्य भारत का पठार। और दक्षिण में किसका पठार है भाई? मालवा का पठार। जो आपका ये बुंदेलखंड का पठार है ना, ये मध्य प्रदेश के भाई 4 जिले और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फैला है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 600 मीटर। ठीक है, कितनी है भाई? 300 से 600 मीटर। जो बुंदेलखंड का पठार है, ये ना विशिष्ट गहरी पहाड़ियों में विभाजित है, जहाँ पे हमें एक तो ग्रनीस मिलता है, एक तो गनीज मिलता है और एक ग्रेनाइट मिलता है। कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? गनीस और ग्रेनाइट। पठार का अधिकांश क्षेत्र बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की पहाड़ीय श्रृंखला यानी कि छोटी पहाड़ियों जैसा दिखाई देता है। जो बुंदेलखंड का पठार के आसपास है, वो कौन कौन सी नदियां बहती हैं भाई? केन नदियां, बेतवा नदी और धवन नदी। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? केन, बेतवा और धवन नदी। ठीक है, इस क्षेत्र को स्थलाकृति वृद्धावस्था की है, जो वृद्धावस्था संरचना को संदर्भित करती है। इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों के प्रवाह के कारण लगातार कटाव होता रहता है और आसपास का क्षेत्र क्या होता है भाई? खेती के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वहीं पे भाई पानी एकदम आ जाएगा तो सारी फसल खत्म हो जाएगी। फिर आपकी कौन से आगे भाई? सतपुड़ा पर्वत। जो सतपुड़ा पर्वत है, ये भारत का एकमात्र कैसा पर्वत है भाई? ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है भाई? ये ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश है, यानी कि नर्मदा भ्रंश घाटी है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी है भाई? ताप्ती नदी घाटी है। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों में विस्तृत है। कौन कौन सी? एक तो राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। जो राजपीपला पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा के वेस्टर्न साइड है और महादेव पहाड़ी कहाँ पे है? सेंटर में है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, जिसको हम महादेव पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। मैकाल जो पहाड़ी है, ये यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की, जो कौन सी है भाई? अमरकंटक में। कौन सी है? अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। मैकाल पहाड़ी कहाँ कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में सीमा बनाती है। अमरकंटक चोटी के समीप ही कौन कौन सी नदियां निकलती हैं भाई? नर्मदा और सोन नदियां। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है जाके, जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है ना, क्योंकि सोन नदी किसकी सहायक नदी बोली जाती है भाई? गंगा नदी की। और वो कहाँ पर जाके? बिहार में पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। कहाँ पर है भाई? ये धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। सतपुड़ा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत। फिर आपका कौन सा आ गया भाई? विंध्य पर्वत श्रेणी। फिर कौन सा आ गया भाई? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी भाई क्या है भाई? मालवा के पठार के साउथ में स्थित है।
और मध्य प्रदेश में भी है। इसके जो राइट उसमें ईस्टर्न साइड है कौन सी है, भांडेर पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है भाई। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी है भाई, तापी भ्रंश घाटी स्थित है। फिर आपका कौन सा आ गया भाई, मालवा का पठार हमने कर लिया। वैसे एक बार और देख लेते हैं। मालवा का पठार यानी कि जो आपका मारवाड़ी पठार है, मालवा का पठार राजस्थान प्रदेश गुजरात में फैला हुआ है। ये लावा से निर्मित काली मृदा से बना हुआ पठार है। किससे बना हुआ है ये, लावा से निर्मित काली मृदा का पठार है। इसे ग्रेनाइट चट्टानों से भी बना हुआ माना जाता है। इस पठार पर बेतवा, पार्वती, काली सिंधी, चंबल, माही नदी प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र चंबल के बीहड़ विस्तृत क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, समुद्र तल से 500 मीटर। फिर तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार का ही एक भाग है जो आंध्र प्रदेश के आंतरिक क्षेत्रों में समाया हुआ है। यह पठार कहाँ पे बहता है भाई, कृष्णा नदी में। इसके उत्तर में तेलंगाना का पठार भी दिखाई देता है और दक्षिण भाग रायसीमा की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अवस्थित है। फिर आपका कर्नाटक का पहाड़ है, कहाँ पे स्थित है भाई, कर्नाटक में है। ठीक है। कर्नाटक के पहाड़ में मालनाड का तथा मैदान दो भू आकृतिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। फिर धारवाड़ का पठार कहाँ है भाई, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है भाई, परिवर्तित चट्टानों से होता है। और कर्नाटक के उनका निर्माण कैसे होता है भाई, ये दक्कन के पठार में स्थित है। ठीक है। और जो आपका धारवाड़ का पठार है, ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है ना, और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ वहाँ स्थित है। मध्य भारत का पठार कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी बहती है भाई, ये चंबल नदी के उसमें बीहड़ में बनता है। ठीक है। चंबल नदी के बीहड़ पर मध्य भारत के पठार का निर्माण होता है। दंडकारण्य पठार हमने कर लिया, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बस्तर का पठार ना। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार इसी को बोला जाता है और उड़ीसा में क्या बोला जाता है, कालाहांडी का पठार। किसको, दंडकारण्य को। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार और उड़ीसा में कालाहांडी का पठार बोला जाता है। यहाँ पर इंद्रावती, शबरी, सुलेरु प्रमुख नदियाँ बहती हैं। इस पठार क्षेत्र में लोहा अयस्क बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये थे भाई आपके इम्पोर्टेंट प्रायद्वीपीय पठार। आगे करेंगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जैसे भाई देखो, जलीय पठार। जलीय पठार कैसे बनते हैं, इन पठारों का निर्माण नदियों तथा सागरों तक पहुंचने में पहले भाई बहा के लाया जाता है, तब उस जमाव के कारण जलीय पठार बनता है। जो वायव्य पठार है, ये कैसे बनता है भाई, पठारों का निर्माण वायु के परिवहन से के निक्षेपण से होता है। हिमानी का पठार कैसे बनता है भाई, हिमानी क्रिया से अपरदन निक्षेपण के कारण बनता है। जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है, ये क्या है भाई, हिमानी पठार है ना। और उस्यंत पठार कैसे बनते हैं भाई, ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण कैसे पठार बनते हैं भाई, उस्यंत पठार बनते हैं। कैसे बनते हैं, उस्यंत पठार। ठीक है। जैसे कर्नाटक का जो पठार है, ये दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, ये खत्म हो जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में विलीन हो जाता है। दक्षिण पहाड़ियों में लगभग ये 2030 किलोमीटर लंबा है और उत्तरी पहाड़ियों में 711 किलोमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पर कौन कौन से लकड़ यानी कि वृक्ष देखने को मिलते हैं भाई, कर्नाटक के पठारों में चंदन का, सागवान का, ये यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई, मैग्नीशियम हो गया आपका, तांबा हो गया और बॉक्साइट हो गया। ठीक है। कर्नाटक के पहाड़ों में। और जैसे पहाड़ियों में लोह अयस्क पाया जाता है। कोलार क्षेत्र में सोने के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ज्वार, कपास, चावल यहाँ उगाई जाती है। जैसे गन्ना, तिल, मूंगफली, तंबाकू, नारियल, ये सारे कहाँ पर होते हैं, कर्नाटक के पठार पे। कहाँ होते हैं भाई, कर्नाटक के पठार पे। जैसे महाराष्ट्र का पठार है आपका, अभी आया था ना पीछे महाराष्ट्र में पठार। जो महाराष्ट्र का पठार है ना, इसकी आकृति कैसी, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं हम लोग, इसकी आकृति कैसी थी भाई, उल्टे त्रिकोण जैसी थी ना। और लगभग ये समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है, 3000 मीटर ऊंचा है। और दक्षिण पश्चिम में लगभग 900 मीटर ऊंचा है।
इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये एरिया शामिल हो जाता है ऑलमोस्ट साउथ का। यहाँ पे कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं भाई? दक्कन के पठार में लोहा मिल गया, अभ्रक हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। आंध्र प्रदेश के पहाड़ दो भागों में बटे हुए, एक तो तेलंगाना का पठार और एक रायलसीमा का पठार, ये करवा चुकी हूँ मैं आपको। जैसे तेलंगाना का पठार है, ये कैसा है भाई? लावा निर्मित पठार है। ठीक है, और जो आपका रायलसीमा का पठार है, यहाँ पे आर्कियन चट्टान ज्यादा पाई जाती है ना। कौन सी पाई जाती है भाई? आर्कियन पठार। जैसे दक्कन का पठार है, किस किस में बटा हुआ है भाई? महाराष्ट्र के पठार में, आपके आंध्र प्रदेश के पठार में, और तेलंगाना और रायसीला के पठार में। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, ये किस किस पठार में बटा हुआ है? जैसे रांची के पठार में बटा हुआ है भाई, शिलोंग का पठार में बटा हुआ है। ठीक है ना, जैसे छोटा नागपुर का जो पठार है, जैसे रांची का पठार आ गया, ये कहाँ का है भैया? जो आपका हजारीबाग का पठार है, जिसको हम कोंडरमा पठार भी बोलते हैं। और इस पठार के पूर्व में सिंधु गंगा नदी बहती है और दक्षिण में महानदी है। और फिर जैसे आपका आ गया शिलोंग का पठार, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ शिलोंग के पठार के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है भाई? कोयला, लोहा और चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। हो गए भाई, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो गए आपके पठार के। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर।